नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का किया अनावरण। मठ के 550वें वर्ष के उत्सव सार्ध पंचशतामनोत्सव में लिया हिस्सा। इस पल को बताया ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में आयोजित लक्षकंठ गीता पारायण कार्यक्रम में लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिए 9 मंत्र। कहा, भगवत गीता ने सिखाया अन्याय का अंत करने से सच्ची शांति संभव। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे भारत। 23वें इंडिया रशिया सालाना समिट में लेंगे हिस्सा। दोनों देशों के बीच होगी द्विपक्षीय बातचीत। चाणक्य डिफेंस डायलॉग में गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, भारत शांति और संवाद में रखता है विश्वास, लेकिन संप्रभुता और जनता की सुरक्षा के मुद्दे पर भारत नहीं करता कोई समझौता। और भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 8.2%, पिछले साल से 2.6% ज्यादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने मठ के 550वें वर्ष के उत्सव सार्ध पंचशतामनोत्सव में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर वहां प्रभु श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ पहला गौड़ सारस्वत ब्राह्मण वैष्णव मठ है। ये द्वैत संप्रदाय का अनुसरण करता है, जिसकी स्थापना जगतगुरु माधवाचार्य ने 13वीं शताब्दी में की थी। मठ का मुख्यालय कुशावती नदी के तट पर दक्षिण गोवा के एक छोटे से कस्बे पर्तगाली में है। प्रधानमंत्री ने मठ द्वारा विकसित रामायण थीम पार्क गार्डन का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक विशेष डाक टिकट का विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 दिन पहले अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का आरोहण और अब इस मठ में भगवान राम की विशाल प्रतिमा का अनावरण करना उनका सौभाग्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युग बदले, चुनौतियां आई, लेकिन श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ ने अपनी दिशा नहीं खोई। इस मठ ने लोगों को दिशा दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्य और सेवा पर खड़ी संस्था समय के बदलाव से टगमगाती नहीं है, बल्कि समाज को टिके रहने की शक्ति देती है। इस मठ की स्थापना जिस भावना से हुई थी, वो भावना आज भी उतनी ही जीवंत दिखाई देती है। ये भावना साधना को सेवा से जोड़ती है, परंपरा को लोक कल्याण से जोड़ती है। ये मठ पीढ़ी दर पीढ़ी समाज को ये समझ देता रहा कि अध्यात्म का मूल उद्देश्य जीवन को स्थिरता, संतुलन और मूल्य प्रदान करना है। मठ की 550 वर्षों की यात्रा उस शक्ति का प्रमाण है जो समाज को कठिन समय में भी संभाल करके रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में आयोजित लक्षकंठ गीता पारायण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 9 मंत्र दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवत गीता केंद्र सरकार के ज्यादातर कार्यक्रमों के लिए प्रेरणा स्रोत रही है।
मुझे सम्मान दिया गया, मेरे लिए जो भाव प्रकट किए गए, शायद मुझे इतने आशीर्वाद मिले कि मेरे लिए जो कहा जाता है मैं उससे योग्य बनूं और ज्यादा काम करूं और मुझसे जो अपेक्षाएं हैं उसे मैं पूर्ण करूं। उडुपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की तस्वीरें कर्नाटक की प्राचीन आतिथ्य परंपरा की साक्षात गवाह हैं। पीएम मोदी का आदर सत्कार श्री कृष्ण मठ में आयोजित लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम के दौरान भी किया गया, जिसमें 1 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें छात्र, भिक्षु, विद्वान और विभिन्न क्षेत्रों के नागरिक शामिल हुए। इन्होंने एक स्वर में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 9 मंत्र दिए। मैं आज आप सभी से कुछ संकल्पों का आग्रह भी करूंगा। हमारा पहला संकल्प होना चाहिए कि हमें जल संरक्षण करना है। हमारा दूसरा संकल्प होना चाहिए कि हम पेड़ लगाएंगे, देश भर में 1 पेड़ मां के नाम। तीसरा संकल्प कि हम देश के कम से कम 1 गरीब का जीवन सुधारने का प्रयास करें। चौथा संकल्प स्वदेशी का विचार होना चाहिए। 5वें संकल्प के रूप में हमें नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना है। हमारा छठा संकल्प होना चाहिए कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे। हमारा 7वां संकल्प ये हो कि हम योग को अपनाएं, इसे जीवन का हिस्सा बनाएं। 8वां संकल्प मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपियों के संरक्षण में सहयोग करें। आप 9वां संकल्प लें कि हम कम से कम देश के 25 ऐसे स्थानों का दर्शन करेंगे जो हमारी विरासत से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश युद्ध की भूमि पर दिया था और भगवत गीता हमें सिखाती है कि शांति और सत्य की स्थापना के लिए अत्याचारियों का अंत आवश्यक है। भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि शांति और सत्य की स्थापना के लिए अत्याचारियों का अंत भी आवश्यक है। राष्ट्र की सुरक्षा नीति का मूल भाव यही है। हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं और हम धर्मो रक्षति रक्षितः का मंत्र भी दोहराते हैं। हम लाल किले से श्री कृष्ण की करुणा का संदेश भी देते हैं और उसी प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र की उद्घोषणा भी करते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र यानी देश के प्रमुख स्थानों की, देश के औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्रों की सुरक्षा की ऐसी दीवार बनाना जिसे दुश्मन भेद न पाए और अगर दुश्मन दुस्साहस दिखाए तो फिर हमारा सुदर्शन चक्र उसे तबाह कर दे। इससे पहले पीएम मोदी ने कृष्ण गर्भगृह के सामने स्थित सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन किया और पवित्र कनकना किंदी के लिए एक कनक कवच समर्पित किया। कनकना किंदी एक पवित्र द्वार है जिसके माध्यम से माना जाता है कि संत कनक दास ने भगवान कृष्ण के दिव्य दर्शन किए थे। उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ की स्थापना 800 वर्ष पूर्व वेदांत के द्वैत दर्शन के संस्थापक श्री माधवाचार्य ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता मंदिर भी पहुंचे और परिसर में स्थित विभिन्न पांडुलिपियों को देखा। ब्यूरो इनपुट के साथ उडुपी से नीरज और ज्योति की रिपोर्ट, डीटी न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा लिखित बाल विवाह मुक्त भारत विषयक आलेख को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लेख के कुछ अंश साझा करते हुए लिखा कि अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि कुछ साल पहले तक बाल विवाह समाप्त करना असंभव लगता था, लेकिन भारत ने स्पष्ट नीतियों, निरंतर कार्रवाई और जमीनी प्रयासों से इसे जड़ से खत्म करने की दिशा में काम किया है। उन्होंने कहा कि सही कोशिशों से हर बदलाव संभव है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 को संबोधित किया। 2 दिवसीय चाणक्य रक्षा संवाद में दूसरे दिन रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना की आधुनिकीकरण के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को नई तकनीकों से लैस किया जा रहा है। उपकरणों की खरीद प्रक्रिया में तेज गति, पारदर्शिता और जवाबदेही का ध्यान दिया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता के जरिए देश में सेना के लिए औद्योगिक इकोसिस्टम बना रहे हैं, जो नवाचार और सहायक उद्योगों को बढ़ावा देकर बाहरी निर्भरता को कम कर रहा है। We are modernizing our forces through new platforms, technology and structures, and we are reforming procurement processes to ensure speed, transparency and accountability. Through Atmanirbharta, we are building a defense industrial ecosystem that encourages innovation, supports industry and reduces external dependencies. यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। भारत की अर्थव्यवस्था ने दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी 8.2% की दर से बढ़ी है। ये पिछले साल की इसी तिमाही वित्त वर्ष 2024-25 के 5.6% के मुकाबले एक बड़ी छलांग है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर अवधि में 8.2% की मजबूत वृद्धि दर हासिल की है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की विकास दर 5.6% से काफी अधिक है। ये जानकारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दी गई है। इससे वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में विकास दर 8% की हो गई है, जो कि वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में 6.1% थी। मंत्रालय ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर अवधि में देश के नॉमिनल जीडीपी में 8.7% की दर से इजाफा हुआ है। रियल जीडीपी वृद्धि दर के 8% से ऊपर निकलने की वजह द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का मजबूत प्रदर्शन था। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में द्वितीयक क्षेत्र की वृद्धि दर 8.1% और तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि दर 9.2% रही है। द्वितीय क्षेत्र में शामिल मैन्युफैक्चरिंग की वृद्धि दर 9.1% और कंस्ट्रक्शन की वृद्धि दर 7.2% रही। तृतीय क्षेत्र में फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज में 10.2% की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 8.2 दर्ज की गई। जैसा कि हमने आपको बताया, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा, 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2% जीडीपी ग्रोथ बहुत उत्साहजनक है। यह हमारी ग्रोथ को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी और सुधारों के प्रभाव को दर्शाता है। यह हमारे लोगों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है। हमारी सरकार सुधारों को आगे बढ़ाती रहेगी और हर नागरिक के लिए ईज ऑफ लिविंग को मजबूत करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड को जन्मतिथि के सत्यापन
प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। योगी सरकार के नियोजन विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी विभागों के प्रमुख सचिवों और अपर मुख्य सचिवों को कार्यकारी आदेश जारी किए हैं। बता दें कि यह कदम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से 31 अक्टूबर को जारी किए गए उस पत्र के आधार पर उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि आधार में दर्ज जन्मतिथि अनुमानित होती हैं और इसे प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। वहीं महाराष्ट्र में अब देर से बनाए जाने वाले जन्म प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड को दस्तावेज नहीं माना जाएगा। अब से केवल आधार कार्ड के आधार पर बनाए गए सभी जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे। सरकार ने यह निर्णय फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों का उपयोग अवैध गतिविधियों में होने से रोकने के लिए लिया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के आधार कार्ड के आधार पर जारी सभी संदिग्ध प्रमाण पत्रों को तत्काल रद्द करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अब तक ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। राजस्व विभाग ने सभी तहसीलदारों, उप विभागीय अधिकारियों, जिला अधिकारियों को 16 सूत्रीय सत्यापन दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन अनिवार्य किया गया है। देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम जारी है। चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत 50.68 करोड़ से ज्यादा यानी 99.43% एनुमरेशन फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। वहीं लगभग 37 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटाइज किए गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार गोवा और लक्षद्वीप में गणना प्रपत्र का 100% वितरण सबसे पहले हुआ। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 39 लाख से ज्यादा और पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 65 लाख से ज्यादा फॉर्म वितरित किए गए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 73 लाख, राजस्थान में 5 करोड़ 45 लाख से ज्यादा गणना प्रपत्र बांटे गए। इसके अलावा पुदुचेरी में 9,99,000 से ज्यादा एनुमरेशन फॉर्म वितरित किए गए। निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण में 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में यह अभियान शुरू किया है, जो 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल सहित देश के 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के एक डेलीगेशन ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की। टीएमसी नेता ने कहा कि सीईसी ने उनकी बात पूरी तरह निष्पक्षता के साथ सुनी। We raised 5 questions. Mr. Kumar, the Chief Election Commissioner, spoke uninterrupted. They did not interrupt us, to be fair. We did not interrupt them. He spoke for 1 hour almost. भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये सरकार अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। मनोज तिवारी ने टीएमसी नेताओं पर आरोप लगाया कि एसआईआर के विरोध के पीछे का कारण ये है कि टीएमसी को हार का डर सता रहा है। भाजपा सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी ने अवैध घुसपैठियों को मतदाता बनाया है, जबकि असली मतदाता को वोट डालने से रोका जा रहा है। वेस्ट बंगाल सरकार जो ममता दीदी की है, अब वो चंद दिनों की मेहमान है। ये जो चेहरे पे टीएमसी के नेताओं के सरकार से जाने का भय है, वो साफ दिख रहा है। इसलिए एसआईआर का विरोध हो रहा है। एसआईआर का विरोध करने का मतलब ही है कि आपको अपने कार्यों पे विश्वास नहीं है। आपने जो शासन किया है उस आधार पे आपको जनता आपके पास नहीं आ रही है। आप एसआईआर का विरोध करके ये जता रहे हैं कि आप इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाए हुए हैं और अब उनका नाम कटने के कारण आप डर रहे हैं। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हो चुकी है और विपक्ष अपनी सारी बातें रख चुका है। उन्होंने कहा कि अदालत की निगरानी में बिहार में एसआईआर सुगमता से पूरा हुआ है और जनता ने इसे स्वीकार भी किया है। जायसवाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विस्तार से चर्चा की, इसके बाद किस बात का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने ममता बनर्जी से तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ने की अपील की है। एसआईआर के मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबी सुनवाई हो चुकी है और विपक्ष को जितनी बातें रखनी थी, अलग अलग तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातें रखी और माननीय उच्चतम न्यायालय के मॉनिटरिंग में
बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की गई और वहां पर एसआईआर किस सुगमता के तरीके से हुआ और मतदाता सूची के शुद्धिकरण को जो है स्वीकार किया। तो जब बिहार इतना बड़ा राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया अच्छे तरीके से पूर्ण हुई और माननीय उच्चतम न्यायालय ने विस्तृत इस पर जो है चर्चा की, तो अब फिर किस तरह की बातें लोग उठाना चाहते हैं। इसीलिए ये तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी और बंगाल छोड़े और मतदाता सूची का शुद्धिकरण ये आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पंजाब के मोहाली में सेमीकंडक्टर प्रयोगशालाओं का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एचसीएल को और आधुनिक बनाया जाएगा और इसके लिए 4,500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 4,500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से एचसीएल मोहाली को मॉडर्नाइज किया जाएगा। मैसिव स्टेप लिए जाएंगे जिससे कि भारत की जो सेमीकंडक्टर की जर्नी है, प्रधानमंत्री जी का जो सेमीकंडक्टर के लिए भारत का विजन है, उस विजन में एचसीएल मोहाली एक बहुत मेजर रोल प्ले करे। सेकेंड, एचसीएल मोहाली के प्राइवेटाइजेशन का कोई प्रश्न नहीं। वहीं केंद्रीय मंत्री ने भारत में सेमीकंडक्टर के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र करते हुए कहा कि इसके लिए एक सुनियोजित रोड मैप बनाया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार 5 मुख्य बिंदुओं पर तेजी से काम कर रही है। 5 पॉइंट्स में क्लियर करूंगा। पहला पॉइंट, एचसीएल मोहाली को मेजर मॉडर्नाइजेशन करना है, मेजर इसका प्रोडक्शन का स्केल अप करना। आज का जो प्रोडक्शन का लेवल है, उस लेवल से करीब 100 टाइम्स प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है। सेकेंड, टेक्नोलॉजी में सब्सटैंशियल चेंज लाना, सब्सटैंशियल चेंज। आज की जो ये दशकों पुरानी टेक्नोलॉजी में हम लोग यहाँ पर एचसीएल में काम कर रहे हैं, उससे एक बड़ी जंप लेके आगे जाना। और पूरे देश में जितना स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए टेप आउट करने की फैसिलिटी चाहिए, वो एचसीएल मोहाली प्रोवाइड करेगा। चौथा, एचसीएल मोहाली को एक्सपैंड करना। पांचवा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में आत्मनिर्भर होना और स्वदेशी चिप्स का इस्तेमाल करना। क्या रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने राज्य में चल रहे नेतृत्व विवाद के बीच दिल्ली जाने की बात कही है। साथ ही डीके शिव कुमार ने कांग्रेस पार्टी के लंबे इतिहास का जिक्र किया और कहा कि दिल्ली से हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा है। जो कांग्रेस की नीति है, हम उसके अनुसार ही काम करेंगे। Definitely, I'll go to Delhi because see, Delhi is our temple. Delhi is our temple. We have to go there. All of us are without Delhi, nothing can go. Congress party is a party with a big history, and always Delhi will guide us. We may rule here. Ultimately, we have a policy contained to the whatever the policies of the Congress party and the constitution. We have to work by that. So we'll go to Delhi whenever they call me and the party leaders, including my chief minister. We'll go there. लोक जनशक्ति पार्टी के आज 25 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि हम अपने संस्थापक रामविलास पासवान को याद करते हैं। उन्होंने दलित, शोषित और वंचित वर्ग के लिए राजनीति करते हुए पूरे वर्ग को आवाज देने का काम किया है। लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना 25 साल पूरा कर लिया है। इस मौके पर हम याद करेंगे हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को, जिन्होंने दलित, वंचित, शोषित वर्ग की राजनीति करते हुए उस पूरे वर्ग को एक मजबूत आवाज़ दी। बिहार में जो दलित, वंचित, शोषित वर्ग थे, उनकी मजबूत आवाज़ बनकर उनके अधिकार की एक लंबी लड़ाई लड़ी। इस मौके पर हम याद करना चाहेंगे हमारे राष्ट्राध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को, जिनकी विचारधारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ने हर बिहार वासियों को आत्मसम्मान और गौरव से भर दिया है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 4 दिसंबर को 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आएंगे। वो 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पुतिन से भेंट करेंगी और उनके सम्मान में भोज आयोजित करेंगी। ये राजकीय यात्रा दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा, विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श का अवसर प्रदान करेगी। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। और आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति, जैसा कि हमने आपको बताया, वो भारत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। भारत रूस के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में ये जो द्विपक्षीय बैठक और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की जो यात्रा है, ये महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ समाचार में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।